Welcome to Major HS Kalsi's Balnu Academy. I'm Mr. Devesh, your physics faculty. Today we are going to start important facts about physics ताकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, आपके वैराइटीज क्या हो सकते हैं क्वेश्चंस के। लेकिन हम ये फैक्ट्स कवर कर रहे हैं ताकि आपको छोटे मोटे क्वेश्चन जो है आपके फैक्ट से भी कवर हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, फिजिक्स के हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे हम आपके टॉपिक वाइज, जो आपको आप पढ़ भी चुके लेकिन हम फैक्ट्स फिर भी देखेंगे उसके, ताकि आपको आइडिया मिल जाए। जैसे फर्स्ट है आपका मोशन एंड फोर्स। मोशन एंड फोर्स, अभी मोशन क्या होता है? मान लो कोई ऑब्जेक्ट है आपका, अगर आपका टाइम चेंज हो रहा है लेकिन आपका वो चेंज नहीं हो रहा। बेसिकली अगर आपका टाइम चेंज हो रहा है इसके साथ साथ अगर आपका ऑब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा तो आपका रेस्ट में होगा। लेकिन जैसे ही अगर आपके टाइम के रिस्पेक्ट में अगर कोई ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहा है तो हम कहेंगे कि वो आपके मोशन में है। ठीक है, सेम आपका फोर्स, आप कह सकते हो पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, ये क्या कहलाता है? आपका फोर्स कहलाता है। लेकिन फिर भी हम इनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जैसे कि आपका पहला फैक्ट है, if an object undergoes equal displacements in equal intervals of time then it is said to be in। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट पैथ होता है। शॉर्टेस्ट मतलब आप डिस्टेंस कह सकते हो बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, सबसे शॉर्टेस्ट, आप उसको कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपका, अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, अगर आपका वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, वो मान लो ये आपका टाइम है और ये आपका डिस्टेंस है। अगर वो आपका मान लो 1 सेकंड में 2 3 4, ये आपका 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर, अगर वो हर एक पॉइंट पर इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा है? स्ट्रेट लाइन बनता है। आपका जो यूनिफॉर्म मोशन उसमें हमेशा क्या बनता है? आपका स्ट्रेट लाइन बनता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि आपका ऑब्जेक्ट कौन से मोशन में है? यूनिफॉर्म मोशन में, यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है, नेक्स्ट है, if there are many forces acting on an object but resultant of all them is zero। मान लो कि आपके बहुत सारे फोर्स हैं, बहुत सारे फोर्स आपके ऑब्जेक्ट पे, बहुत सारे फोर्स आपके ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं। देखो जैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन रिजल्टेंट सभी का जीरो आया। सभी, जैसे आप देख रहे हो, आप जो गेम खेलते हो, कोई टग ऑफ वॉर का जो गेम खेलते हो, अगर उसमें दोनों साइड के जो पार्टीज के जो मेंबर्स हैं वो सेम फोर्स बेयर करते हैं, अगर वो सेम फोर्स लगाते हैं तो ना तो आप आगे बढ़ोगे ना आप पीछे बढ़ोगे। इसका मतलब रिजल्टेंट क्या है आपके फोर्स का? जीरो। सेम देख लो कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट, इस पे लग रहा है एक 5 न्यूटन का फोर्स, एक लग रहा है आपके 10 न्यूटन का फोर्स। इस पे लग रहा है आपका एक 2 न्यूटन का फोर्स, एक खाली न्यूटन डालो इसके बारे में नहीं मालूम, एक है आपके 3 न्यूटन का फोर्स। आपके ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताओ अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है, अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को बैलेंस करना है तो एन की वैल्यू बताओ। मतलब यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी? अगर आपका ऑब्जेक्ट बैलेंस होगा, इसका मतलब ये वाला फोर्स, इस साइड वाला फोर्स और इस साइड वाला फोर्स क्या होगा आपका? इक्वल। हम इसका टोटल करेंगे, जैसे 10 और ये 5 हो गया आपका 15, इधर क्या आपका 2 प्लस n प्लस 3, सबको ऐड कर दो, 15 5 n 5 जाकर माइनस हो गया तो n की वैल्यू क्या आ गई आपकी? n की वैल्यू आ गई आपकी 10 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब मुझे इसको बैलेंस करने के लिए, दोनों तरफ से बैलेंस करने के लिए n की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 10। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर बहुत सारे फोर्स एक्ट कर रहे हैं आपके एक सिंगल बॉडी पे लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है? जीरो, तब वो फोर्स कौन सा होगा आपका? बैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, the property of an object to resist any change in its state of motion along a straight line or rest is called। मान लो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अभी अगर मैं इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगा रहा, अभी ये रेस्ट पे तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा,
जब तक कि मैं इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाता। लेकिन मैं जैसे ही इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ ये अपनी पोजीशन चेंज करता है। या मान लो कि ये आपका मोशन में है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको रोकने के लिए मैं एक फोर्स लगाऊंगा। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने जिस स्टेट में रहता है, चाहे रेस्ट में या मोशन में, वो अपने उसी स्टेट में रहना चाहता है। अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है। अगर वो रेस्ट पे है तो मोशन में हो जाएगा, मोशन में तो रेस्ट पे हो सकता है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट अपना स्टेट जो होता है चेंज करने से रजिस्ट करता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आपके इनर्शिया। इनर्शिया इनर्शिया आपको मालूम होगा, हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया भी बोलते हैं बेसिकली। ये बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो अपना मोशन चाहे रेस्ट में है या फिर आपके मूवमेंट में है, वो उसी में रहना चाहता है। जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब वो अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे? इनर्शिया। एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट आपका, जिसमें अगर आप देखोगे कि ये ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ठीक है। अभी क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज, अगर एक ऑब्जेक्ट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो इस पे आपका बेसिकली कौन सा एक्सेलरेशन एक्ट करेगा? एक्सेलरेशन। तो आप देखोगे इस एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर आप देखोगे इसमें भी जो आपके एक्सेलरेशन की मूवमेंट है वो आपकी कहाँ जा रही है? नीचे की तरफ, सेंटर की तरफ, वेलोसिटी जा रही है बाहर, और आपके डायरेक्शन कहाँ जा रहा है? एक्सेलरेशन की नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं जो इसकी मूवमेंट होगी टुवर्ड्स द सेंटर होगा। एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर ये तभी आपका काम करेगा, लेकिन जैसे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो आपके ऑर्बिट के चक्कर लगाते रहते हैं अर्थ के, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो उनकी वेलोसिटी होगी उनका कंपोनेंट अलग होगा, एक्सेलरेशन में आपका कंपोनेंट अलग होगा। तो एक्सेलरेशन जो लगता है आपका यूनिफॉर्म मोशन में उसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, इफ ओनली वन आउट ऑफ थ्री कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी। देखो अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट है, आपके तीन प्लेनर होते हैं, तीन एक्सिस होते हैं, एक्स वाई जी। अगर इन तीनों डायमेंशन में से, इन तीनों एक्सिस में से कोई एक ही डिनोट करा, या तो एक्स या तो वाई या तो जी, इन तीनों ही कंडीशन को, इन तीनों से अगर कोई एक आपका डिनोट करेगा ना तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अगर कोई ऑब्जेक्ट उस मोशन में है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? 1D मोशन या वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है। नेक्स्ट है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में देखो बहुत बच्चे जो होते हैं ना कभी कभार कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस होता क्या है। सेम आपका एक क्वेश्चन था, तो बेसिकली उसमें ना बोला जा सकता है कि कोई भी आपको कोई भी क्वेश्चन बोला जा सकता है कि एक ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट हुआ, वो साउथ में गया या ईस्ट में गया, ठीक है, उसका डिस्टेंस भी बता दिया, उसका टाइम भी बता दिया, और बोला कि रिटर्न टू इट्स नॉर्मल पोजीशन, रिटर्न टू इट्स इनिशियल पोजीशन, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर आ गया, ठीक है। और उसमें आपको पूछ लेगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बताओ। आप क्या करोगे? आपने टाइम देख लिया, आपने डिस्टेंस देख लिया, अब आप फॉर्मूला लगाने के लिए पुट कर दोगे। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है आपका? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लेकिन अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे जहां से उसने स्टार्ट किया वो वापस वहीं पर आकर के रुक गया, तो कहीं ना कहीं आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? जीरो, और आपकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? मेनली जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट में कभी कभार बच्चे जो होते हैं वो थोड़े से दिक्कत खा जाते हैं। नेक्स्ट है, इट इज द टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू कवर द जर्नी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द एंड पॉइंट। आपका बेसिकली एक कोई प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, जैसे मान लो मैंने कोई एक एंगल पे एक स्टोन फेंका, ठीक है, एक स्टोन फेंका, तो बेसिकली वो जो जाएगा ना वो ऐसे पैथवे बना करके जाएगा, ऐसे ऐसे करके, ऐसे पैथवे बना करके, ऐसे कर्व बना करके जाएगा। तो जब तक आपका स्टोन वो आपका फ्लाइट में रहा, जब तक आपका स्टोन फेंकने के बाद, ठीक है, फेंकने के बाद और एंड पॉइंट से पहुंचने से पहले जितना टाइम तक वो आपके फ्लाइट में रहता है उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इसके लिए आपको ट्रेजेक्ट्री देखनी पड़ेगी। आपको मालूम है हम 45 डिग्री पे जो फेंकते हैं तो वो बहुत ज्यादा लंबा जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि 1045 की वैल्यू क्या होती है? बेसिकली 1 ही होती है। तो आप हमेशा ट्राई करना कि कुछ भी आप करते हो, कुछ भी आपको फेंकना है तो आप हमेशा 45 डिग्री पर फेंको, तो ज्यादा ऊपर भी जाएगा, ज्यादा दूर भी जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल अच्छा करता है वो। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट,
मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट क्या कहलाता है आपका? मोमेंटम। अब देखो मोमेंटम की अगर मैं बात करूं, मोमेंटम जो होता है ना, मोमेंटम, मोमेंटम आपका, आपने एक नाम सुना होगा इम्पल्स। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा फोर्स लगता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे कि आपने कोई बॉल कैच करी, जैसे आपने कोई बॉल कैच करा, तो वो बॉल का फोर्स आपके हाथ पे बहुत ही लगेगा लेकिन बहुत कम टाइम तक के लिए लगता है, उसको हम कहते हैं इम्पल्स। तो कभी कभार आपकी मोमेंटम और इम्पल्स के यूनिट को कंपेयर करा जाता है क्योंकि इन दोनों के यूनिट्स ना सेम होते हैं, इम्पल्स का भी और मोमेंटम का भी, डायमेंशनल फॉर्मूला बेसिकली। ठीक है। लेकिन अगर आप, कोई मान लो मास है वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है, कोई मास वो किसी वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसके अंदर क्या एक्वायर कर लेता है? वो मोमेंटम एक्वायर कर लेता है। ठीक है। मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है आपका? मोमेंटम। मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं बेसिकली। नेक्स्ट है आपका द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द applied external force and takes place in the direction in which the external force acts. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। आपके न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में क्या बोला गया था कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स लग रहा है तो किसके प्रोपोर्शनल होता है? वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? जैसे कि मान लो फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है P2 माइनस P1 अपॉन में T। P2 माइनस P1 क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम। P मतलब हो गया, P1 हो गया आपका पहला मोमेंटम, P2 हो गया आपका दूसरा मोमेंटम। एक बार हम किसी भी चीज को अगर टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो हम उसका रेट निकाल लेते हैं। ठीक है। तो P2 माइनस P1, मान लो आपका मास, मास तो दोनों का सेम ही होगा ना, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का मास तो वेरी करेगा नहीं, हाँ उसका वेलोसिटी वेरी कर सकता है। तो ये मान लो कि P2 है, P2 की वैल्यू है आपकी m v, v आपका फाइनल वेलोसिटी, और P1 क्या आपका m u, u है आपका इनिशियल वेलोसिटी। क्योंकि देखो किसी ऑब्जेक्ट का मास तो सेम ही रहेगा, अगर मैं इनकी वैल्यू यहां पुट करूं तो P2 में क्या आ गया आपका mv, P1 में क्या आ गया आपका mu अपॉन में टाइम। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, अगर मैं इन दोनों में से m कॉमन लेता हूं तो आपका क्या आ जाएगा? v माइनस यू अपॉन में टाइम। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूं, एक कांस्टेंट लगाता हूं m, अच्छा v माइनस यू अपॉन में t। v माइनस यू क्या हो गया आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ, देखो v माइनस यू क्या हो गया आपका? चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मैं चेंज ऑफ वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड कर दूं, ये क्या हो गया आपका? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो कि इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। आपके v माइनस यू अपॉन में t क्या होता है? एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका जो लास्ट फॉर्मूला बन करके आता है वो यही बन के आता है आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मास इनटू एक्सेलरेशन, F इक्वल टू एम ए जो आया आपका, F इज इक्वल टू एम ए जो आया वो आप सेकंड लॉ से भी डिराइव कर सकते हो इजीली। ठीक है। तो सेकंड लॉ आपका यही बोलता है कि फोर्स जो अप्लाई हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। ठीक है। A large force which acts on an object for a very short interval of time, ऐसा एक ऐसा लार्ज फोर्स जो कि बहुत कम टाइम तक के लिए, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए आपका एक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्स। मैंने अभी आपको एग्जांपल भी बताया था। इंपल्स क्या होता है? फोर्स इनटू में टाइम, टाइम के लिए आप क्या लिखोगे? टी। ठीक है। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन, और टाइम के लिए क्या होता है? सेकंड। न्यूटन सेकंड इसका जो होता है बेसिकली यूनिट होता है। लेकिन आपका इंपल्स जो होता है, मैंने आपको जैसे एग्जांपल ही बताया था कि बहुत ज्यादा लार्ज फोर्स लगना स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए, इसको हम क्या बोलते हैं? इंपल्स बोलते हैं। ठीक है। फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, ऐसा फोर्स जो कि आपके दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन को कम करे उसको हम क्या बोलते हैं? बेसिकली फ्रिक्शन। लेकिन अगर आप देखोगे फ्रिक्शन जो है, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन जो कि अभी रेस्ट पे ही है, स्टैटिक फ्रिक्शन। एक होता है काइनेटिक फ्रिक्शन जो मूवमेंट कर रहा है, मूव हो रहा है या तो लेफ्ट या तो राइट, काइनेटिक फ्रिक्शन। एक होता है आपका रोलिंग, ये नीचे की तरफ रोल होकर के जाएगा, इसको हम बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। कभी कभार आपका पूछा जा सकता है कि इनमें से बताओ सबसे ज्यादा फोर्स, सबसे ज्यादा मोशन, सबसे ज्यादा रिलेटिव मोशन को कौन रोकेगा?
सबसे ज्यादा अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेटिव मोशन है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा रिलेटिव मोशन को कौन रोकता है, तो वो उसका आंसर है आपका सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन होता है वो होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि ये आपके बेसिकली कहने की जो देखो ये आपका बॉक्स है, ये आपका सरफेस है, इनके बीच में मोशन हो ही नहीं रहा, वो कौन रोक करके बैठा हुआ है, आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। इसका मतलब सबसे ज्यादा जो रिलेटिव मोशन रोकने की कैपेसिटी होती है वो किसके पास होती है, आपके स्टैटिक फ्रिक्शन के पास होती है। दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो काइनेटिक फ्रिक्शन भी आपका अच्छा खासा रिलेटिव मोशन रोक सकता है, लेकिन ये उतने इसके जितना कैपेसिटी नहीं होती इसके पास। तो सबसे ज्यादा जो होता है आपका, सबसे ज्यादा जो कैपेसिटी होती है वो होती है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की, फिर होती है आपके काइनेटिक फ्रिक्शन की, फिर होती है आपके रोलिंग फ्रिक्शन की। रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है क्योंकि आपके इंक्लाइन प्लेन पे जाता है ये, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट गोल गोल कोई होता है, इसकी मूवमेंट नीचे नीचे जाती रहती ग्रेविटी की वजह से। तो ये सबसे कम होता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन, सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है आपके स्टैटिक फ्रिक्शन की, ठीक है। Whenever one object exerts a force on another object, the second object exerts an equal and opposite force। देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्ट करता है या फोर्स लगाता है, तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो सेम फोर्स लगाता है लेकिन वो अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपको कोई रॉकेट है, रॉकेट लॉन्च होने वाला है, या कोई मिसाइल है, रॉकेट या मिसाइल कुछ भी बोल लो, रॉकेट लॉन्च होने वाला है। जैसे ही आपका रॉकेट जो होता है उसमें हाइड्रोजन गैस का कंबशन होता है, और जैसे वो नीचे की तरफ हाइड्रोजन गैस को पुश कर मतलब आपका कंबस्ट होकर हाइड्रोजन गैस नीचे जाता है, तो गैस की डायरेक्शन आती है नीचे और रॉकेट की डायरेक्शन आती है आपकी ऊपर, ठीक है। तो अगर आपका कोई भी मिसाइल या कोई भी रॉकेट लॉन्च हो रहा है, कोई भी रॉकेट लॉन्च हो रहा है, इस कंडीशन में आप क्या देखोगे, मान लो ये आपका कोई रॉकेट है, ये कोई रॉकेट है, अब इसके अंदर आपके कंबशन हुआ किसका, हाइड्रोजन गैस का, तो ये तो नीचे की तरफ पुश करेगा, गैस का कंबशन नीचे की तरफ पुश करेगा, और आपका जो फोर्स, ये फोर्स उल्टा लगेगा किसके ऊपर, वो लगेगा रॉकेट के ऊपर, रॉकेट आपका सीधा जाएगा। रॉकेट ऊपर इसीलिए जाता है क्योंकि आपके हाइड्रोजन गैस की जो कंबशन है वो नीचे जमीन पर पुश करती है और अपोजिट रिएक्शन होता है, इसकी वजह से वो ऊपर जाता है, ठीक है। तो ये भी आपके न्यूटन का थर्ड लॉ है। या कोई मान लो इंसान या कोई भी बोट पर है, अभी बैंक पर आगे किनारे पर, लेकिन उससे पहले पानी है, यहां से उसको क्रॉस करके आगे जाना है, लेकिन वो ना पुश कर देता है, आपने देखा होगा बिकॉज कि कोई ना बोट को ऐसे पुश करके जाता है, अगर वो पुश करेगा तो बोट भी उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगाएगी, जिसकी वजह से बोट की डायरेक्शन चली जाती है पीछे और ये चला जाता है आगे। तो जब बोट पीछे चला जाता है तो इसके और उसके बीच में गैप आ जाता है, वो कभी कभी पानी में गिर जाता है। आपने कभी खुद भी फील करा होगा कि आप बोट को पुश करके आगे जा रहे हो, तो जितना तेज आप पुश करते हो ना वो पीछे तो चला जाता है, लेकिन उतना आगे आपके गैप आ जाता है, जिसकी वजह से आपकी और जमीन के बीच में फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये भी आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही है। द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स इज इक्वल टू दैट ऑफ, आपके इम्पल्स का जो डायमेंशन होता है वो किसके इक्वल होता है, लीनियर मोमेंटम का। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर आप देखोगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, एम वी, एम वी क्या होगा आपका, एम का क्या होता है आपका मास, ठीक है। वेलोसिटी का क्या होता है आपका, वेलोसिटी क्या होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में, या डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम नापते हैं आपके लेंथ में मीटर में, और टाइम क्या होता है आपका अपॉन में टी, तो टी माइनस वन। ये हो गया आपके किसका, मोमेंटम का, किसका हो गया आपके मोमेंटम का। लेकिन अगर मैं इंपल्स का नाप रहा हूं, इंपल्स का क्या होता है फोर्स इंटू में टाइम, फोर्स इंटू में टाइम। फोर्स का क्या होता है, अगर आपको याद होगा फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू, क्योंकि फोर्स को हम कैसे निकालते हैं, फोर्स को निकालते हैं हम एम इंटू ए, एक जगह पर क्या होता है आपका वी माइनस यू अपॉन में टी, ठीक है, वी माइनस यू अपॉन में टी। तो अगर मैं मास का बताऊं, मास का क्या हो गया आपका एम, मास का हो गया आपका एम। और वेलोसिटी में अगर आप वेलोसिटी देखोगे, वेलोसिटी में डिस्टेंस होगा आपका एल, डिस्टेंस क्या होगा आपका एल। अब डिस्टेंस में से डिस्टेंस घटाओगे तो एल में ही आएगा, लेकिन डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इसके पास अपना खुद का टाइम है, वेलोसिटी के पास अपना खुद का टाइम होता है, तो इसका टी चला जाता है नीचे, जिसकी वजह से नीचे आपके दो टी हो जाते हैं, तो ये आपका टी माइनस टू होता है, एम एल टी माइनस टू, ठीक है, एम एल टी माइनस, ये होता है आपके फोर्स का एम एल टी माइनस टू।
अब मैं टाइम का क्या होता है, टाइम का होगा आपका सिंपल टी, एक टी से आपका एक गया तो आपका कितना बचा, ये बचेगा आपका mlt-1। अगर आप देखोगे इम्पल्स का भी वही फॉर्मूला है और मोमेंटम का भी वही फॉर्मूला है, mlt-1 mlt-1, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, चाहे वो आपका लीनियर मोमेंटम है या आपका वो बेसिकली इम्पल्स है, दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डू नॉट होल्ड गुड फॉर ऑब्जेक्ट्स। देखो न्यूटन्स के जो लॉ ऑफ मोशन होते हैं वो किसके लिए अच्छे नहीं होते, मतलब अगर आप देखोगे ना ऑब्जेक्ट्स के लिए, मूविंग विद वेलोसिटी कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। आपका जो लाइट का वेलोसिटी होता है, लाइट का वेलोसिटी क्या होता है, लगभग लगभग 1 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अगर देखो खुद देखो, अभी तक जब से हमारे अर्थ पे बिग बैंग थ्योरी हुई है, आपको मालूम है सबसे पहले आपका स्पेस जो था वो एम्प्टी वॉइड था, खाली एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो बॉम्बार्डमेंट हुई जिसकी वजह से आपका जो वो इलेक्ट्रॉन था वो एक्सपेंड होना स्टार्ट हुआ। और मजे की बात यह है कि वो एक्सपेंड होना भी कैसे स्टार्ट हुआ, स्पीड ऑफ लाइट से। आपने कभी सुना है कि हम कभी भी यूनिवर्स के एज में नहीं जा सकते, यूनिवर्स के एज में हम इसीलिए नहीं जा सकते क्योंकि हमारा पहली बार जो बिग बैंग थ्योरी में इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड हुआ था ना, वो लाइट की स्पीड से तभी से अभी तक एक्सपेंड होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। अब सोचो कितना टाइम पहले हुआ था, उतने टाइम से लाइट की स्पीड से बढ़ता ही जा रहा है, तो हम कभी एज निकाल ही नहीं सकते, इस पर हम जा ही नहीं सकते यूनिवर्स के। ठीक है, कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट है, अगर वो वेलोसिटी की लाइट की कम वेलोसिटी की लाइट के आसपास भी अगर ट्रेवल कर रहा है ना, तो उस पर आपके लॉज जो होते हैं न्यूटन्स के लॉ वो आपके एप्लीकेबल नहीं होते, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट के से ट्रेवल करोगे तो आपके लिए स्पेस और टाइम दोनों ही मैटर नहीं करता। अगर आप वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल भी करते हो तो कहीं ना कहीं आप ट्रैवल तो इतनी तेज करो, लेकिन आपको स्पेस और टाइम अफेक्ट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से आप टाइम मशीन का जो कुछ फंडा होता है ना वो आपकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के हिसाब से ही होता है, लेकिन वो तो इसमें नहीं आना चाहिए। द एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स, आपका एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन, वो क्या होता है आपका वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, और उसको अगर आप रेट से डिवाइड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, क्या हो जाएगा आपका चेंज इन वेलोसिटी। का मतलब ही क्या होता है आपका एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन टाइम जो होता है वो क्या डिनोट करता है आपका, बेसिकली आपका चेंज इन वेलोसिटी को डिनोट करता है। कोई भी अगर ग्राफ है उसमें आपका एक्सेलरेशन भी है टाइम भी है, वो डिनोट किसको कर रहा है, आपके चेंज इन वेलोसिटी को। इफ एन ऑब्जेक्ट अंडरगोज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देन इट्स, अच्छा अगर कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन में है, सर्कुलर मोशन, लेकिन वो यूनिफॉर्मली जा रहा है, एक ही स्पीड से जा रहा है, मतलब एक ही वेलोसिटी है उसकी, ठीक है, मतलब वेलोसिटी क्या आप स्पीड कह लो एक ही है उसकी, तो आप मुझे ये बताओ कि उसका क्या चेंज होगा। आप खुद देखो, इस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में। अगर आप चारों जगह देखोगे, हर जगह देखो, हर पॉइंट पे देखो, तो वेलोसिटी का ना डायरेक्शन चेंज हो रहा है। आपको मालूम है कि वेलोसिटी क्या होता है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपका क्या होता है डायरेक्शन भी होता है। अगर उसका डायरेक्शन चेंज होगा तो आपका वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर हर पॉइंट पे अगर आप देख रहे हो, हर पॉइंट पे आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, हर पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। अगर आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी तो बेसिकली आपका, भले ही वो आपके सेम स्पीड से मूव कर रहा है, भले ही वो ऑब्जेक्ट आपके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब सेम स्पीड से मूव कर रहा है, लेकिन हर जगह पे आपका वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे आपकी डायरेक्शन तो चेंज होगा, इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका वेलोसिटी चेंज होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये नीचे वाला वेलोसिटी चेंज होता है। नेक्स्ट है, ए कार इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड हाउएवर इट्स मोमेंटम इज चेंजिंग देन द कार। अच्छा अब बोल रहा है कि कोई कार है वो आपके यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है, एक सेम स्पीड में जा रहा है, लेकिन फिर भी इसकी मोमेंटम चेंज हो रही है, फिर भी इसकी मोमेंटम चेंज हो रहा है। देखो मोमेंटम चेंज होने के लिए क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है आपके मास इंटू वेलोसिटी, मास तो चेंज होगी नहीं। हाँ अगर बहुत ज्यादा दूर तक आप देखोगे तो फ्यूल कम होगा, लेकिन उसको हम नेग्लेक्ट कर देते, ठीक है। अगर कोई गाड़ी आपके यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है लेकिन फिर भी उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो आपके एक एलिप्टिकल पैथवे को कवर कर रहा है। एलिप्टिकल पैथवे को मतलब क्या है, इसमें हर, अगर आप देखोगे कि अगर हर डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी सेम वही है कि आपका वेलोसिटी भी चेंज होगा हर डायरेक्शन में, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा डायरेक्शन की वजह से, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ और होगा। तो आपका पी क्या होता है, मास इनटू में वेलोसिटी, वेलोसिटी हर बार डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है, हर बार डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रहा है, क्यों,
क्योंकि आपका कार कौन से पाथ पे, एलिप्टिकल पाथ पे है, ठीक है। एक आपके ओवल कह सकते हैं एलिप्टिकल पाथवे में, जिसकी वजह से आपका वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से बार बार चेंज हो रहा है। अगर वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो इसका आपका सही ऑप्शन क्या होगा, मतलब सही ऑप्शन क्या, ये आपके एलिप्टिकल पैथ पे ही चल रहा होगा कोई गाड़ी, ठीक है। अब है आपका वर्क, एनर्जी एंड पावर। वर्क, एनर्जी एंड पावर। अच्छा देखो, वर्क, वर्क क्या होता है, अगर आप इस जिफ में भी देख सकते हो कि एक बेसिकली इंसान है, वो आपके ब्लॉक को पुश कर रहा है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में पुश कर रहा है ना, उसी डायरेक्शन में आपका बॉक्स भी आगे जा रहा है, लेकिन उसने कुछ फोर्स लगाया किसी भी ऑब्जेक्ट पे, और वो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में आगे जा रहा है। अगर हम किसी भी डायरेक्शन पे फोर्स लगाते हैं, किसी डायरेक्शन पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स लगाते हैं और उसी डायरेक्शन में जाता है जहां पर हमारा फोर्स अप्लाइड हुआ है, इसका मतलब आपका क्या मतलब है, इसका मतलब आपका वर्क डन हुआ है। वर्क डन होने के लिए आपका डिस्प्लेसमेंट जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट आपका जरूरी है, ठीक है। तो वर्क आप क्या बोल सकते हो, when a force acts on an object actually moves in a direction of force, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्क। अगर देखो ये जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा था और उसी डायरेक्शन में आपका ब्लॉक जो है मूव कर रहा है, तो उसका मतलब वर्क डन हुआ है। वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। वर्क क्या होता है आपका, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। if a force acting on an object has a component in the opposite direction of displacement, अगर हमने देखो मान लो ये अभी फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स अगर मूव करता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, जहां पे मैंने फोर्स लगाया उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता, तो ये फोर्स क्या होता, ये वर्क क्या होता आपका, नेगेटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क। जैसे वही अगर मैं टग ऑफ वॉर गेम का एग्जांपल लूं, जैसे देखो मैं और मेरी टीम फोर्स लगा रही है अच्छा खासा, सामने वाली टीम ज्यादा फोर्स लगा रही है, भले ही हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं लेकिन हम खिंच तो उस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, क्योंकि उनका फोर्स ज्यादा है। तो उस कंडीशन में जो हमारा फोर्स हमारे लिए क्या होगा, नेगेटिव, हम नेगेटिव वर्क कर रहे हैं। नेगेटिव वर्क का मतलब कि हमारा फोर्स थोड़ा सा कम है, ठीक है, या हमारा फोर्स जो है कि हमारा फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, हम लगा तो इस डायरेक्शन में लेकिन हम खिंच के इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो वर्क डन हो रहा है, कैसा वर्क डन हो रहा है, नेगेटिव वर्क डन हो रहा है, ठीक है। If the work done by the force in displacing an object from one point to another point independent of the path followed, देखो आपका कोई ऐसा फोर्स, ठीक है, जो कि एक पॉइंट से ऑब्जेक्ट को दूसरे पॉइंट पर ले जा रहा है, लेकिन वो पैथ रिलेटेड नहीं है, उसको पैथ से कोई फर्क नहीं पड़ा, रास्ते से, पाथवे से कोई फर्क नहीं पड़ा, इंडिपेंडेंट ऑफ द पैथ, जो रास्ता है रास्ते से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे मान लो आपका ग्रेविटी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, अगर मैं अगर मान लो कोई एस्ट्रॉयड है वो हमारे एटमोसफेयर में आ गया, एटमोसफेयर में, तो एटमोसफेयर से वो हमारे अर्थ तक आएगा ना। अब देखो जैसे ऐसे गिर रहा है तो उसको पैथ पे डिपेंडेंट थोड़ी ना है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका, ग्रेविटी जो होता है वो पैथ डिपेंडेंट नहीं होता। उन फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जिसमें आपका फोर्स तो लगता है लेकिन वो आपका पैथ इंडिपेंडेंट होता है, उन फोर्स को हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, जिसमें आपका वन ऑफ द एग्जांपल आपका ग्रेविटी भी हो गया, ग्रेविटेशन भी हो गया। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली काइनेटिक एनर्जी। अभी आया कैसे है, हाफ एम वी स्क्वायर, आप सभी को मालूम होगा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अगर किसी भी बेसिकली आपके किसी भी ऑब्जेक्ट की वजह से, ऑब्जेक्ट किसी भी मोशन में, लेकिन अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में किसी भी स्टेशन पे जाकर के कोलॉइड करता है, वो टकराता है, तो उस पर इंपैक्ट तो होता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ का एनर्जी था। तो बेसिकली आपके मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में, उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। वर्क डन बाय ए फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अच्छा आपका वर्क डन क्या होता है, देखो आपके ना कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि आपको ना दो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, दो काइनेटिक एनर्जी, पहले काइनेटिक एनर्जी ये था, बाद में काइनेटिक एनर्जी वो था। अब मुझे बताओ कि वर्क डन कितना हुआ है। तो वर्क डन जो होता है ना, हम ऐसे भी नोट करते हैं, वर्क डन जो होता है काइनेटिक एनर्जी फाइनल और काइनेटिक एनर्जी इनिशियल,
को माइनस कर दोगे ना इन दोनों का डिफरेंस, वो भी आपके वर्क डन के इक्वल आता है। क्या बोल रहा है, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट का काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, किसके इक्वल होता है, आपके वर्क के इक्वल। इसी थ्योरम को क्या बोला जाता है, आपका वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेक्स्ट है, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग लाइक ऑब्जेक्ट। अगर मान लो जैसे कि आपका कोई आपने देखा होगा स्प्रिंग होता है, जैसे स्प्रिंग, तो जैसे मैं स्प्रिंग को दबा करके रखता हूँ, ऐसे कंप्रेस करके रखता हूँ, और जैसे ही छोड़ता हूँ तो बहुत तेज वो आपका क्या करता है, रिलैक्स करता है। सेम अगर मैं किसी स्प्रिंग को बहुत ऐसे रिलैक्स करके ला रहा हूँ, वैसे छोड़ दूंगा तो बहुत तेज आपका कंप्रेस होगा ऐसे जा करके। किसी पोजीशन की वजह से जो चेंज आना, जैसे कि मान लो वो स्प्रिंग है ये, अब इस स्प्रिंग को ना मैंने इधर से भी और इधर से दोनों जगह से क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, दोनों जगह से क्या कर दिया, कंप्रेस। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा, अब देखो क्योंकि मैंने इसको ऐसे कंप्रेस करा है तो इसमें एक एनर्जी स्टोर हो चुकी है, पहले से एनर्जी स्टोर हो चुकी है। जैसे मैं इसको छोड़ूंगा तो ये बहुत दूर तक आपका ऐसे आगे क्या करेगा, फैलेगा, बहुत दूर तक फैलेगा, और आपको इससे चोट भी लग सकती है। तो किसी पोजीशन की वजह से, पोजीशन या हाइट की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर एनर्जी आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। देखो आपकी एनर्जी जो होती है ना, एनर्जी वो बेसिकली ना तो बनाई जा सकती है, ना कभी डिस्ट्रॉय करी जा सकती है। एनर्जी आपकी हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। जैसे आपने देखा है कि सी के ऊपर इवेपोरेशन का रेट बहुत ज़्यादा होता है, सी के ऊपर इवेपोरेशन का रेट बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपका जो एनर्जी है, इवेपोरेशन जो है, वाटर कन्वर्ट किस में हो जाता है, आपके वाटर में जो टाइड के फॉर्म में जो एनर्जी है तो कन्वर्ट हो जाता है आपके कंडेंसेशन इवेपोरेशन होकर के कंडेंस फॉर्म में क्लाउड में बन जाते हैं। इसका मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके एनर्जी जो होते हैं ना तो आप उनको क्रिएट कर सकते हो, ना तो आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बस उसको एक से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो बस। वो आपका जो लॉ कहलाता है, क्या कहलाता है, आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। द रेट ऑफ डूइंग वर्क और द रेट ऑफ विच एनर्जी ट्रांसफर्ड। आपके एनर्जी का जो रेट होता है, एनर्जी का रेट, उसको हम क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, उसको हम बोलते हैं पावर। पावर आप बोल सकते हो कि पावर क्या होता है आपका, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम, वर्क अपॉन में टाइम क्या कहलाता है आपका, बेसिकली पावर कहलाता है कि किस मतलब कितनी जल्दी, अगर कोई इंसान एक काम बहुत जल्दी कर रहा है, वही इंसान दूसरा काम बहुत लेट कर रहा है, अगर जो जल्दी करे उसका मतलब उसका टाइम क्या है, कम। अगर उसने टाइम कम लिया है, या तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, अगर हमने टाइम कम लिया है इसका मतलब हमारे पास पावर ज्यादा है, क्योंकि आपका पावर क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम के। अगर टाइम कम होगा तो पावर ज्यादा होगा, अगर टाइम ज्यादा होगा तो पावर कम होगा, ठीक है। तो वर्क अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं बेसिकली, पावर। If there is a loss of kinetic energy during a collision, then it is called inelastic collision. अच्छा मान लो कि कोई आपके दो बहुत बड़े मेटेलिक बॉल है, ठीक है, मेटेलिक बॉल, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, इन दोनों का ना कोलिजन हुआ, इन दोनों का कोलिजन हुआ, ठीक है। अगर इनके बीच में काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है, काइनेटिक एनर्जी का लॉस का मतलब इसका मोशन कुछ अलग होगा, इसका मोशन कुछ अलग होगा, दोनों के टकराने के बाद इनका रिजल्टेंट काइनेटिक एनर्जी तो कुछ अलग होगा ना। अगर इनका काइनेटिक एनर्जी कुछ लॉस हुआ, ऑब्वियसली है कोलिजन के बाद, अगर मेटेलिक रॉड है, अगर मेटेलिक वो है आपके बॉल है ये, तो इसमें कुछ ना कुछ आपके चेंज होगा ही होगा काइनेटिक एनर्जी में, और बेसिकली लॉस ही होगा, क्योंकि पहले तेज वेलोसिटी में जा रहे होंगे, बाद में थोड़ा सा स्लो हो जाएंगे कोलिजन के बाद। तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली, इनको हम बोलेंगे इन इलास्टिक कोलिजन, क्योंकि आपके जो इलास्टिक कोलिजन होता है, जो इलास्टिक कोलिजन होता है, प्योर इलास्टिक कोलिजन होता है, उसमें आपका लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। जैसे मान लो बहुत आपका बहुत इलास्टिक रबर बॉल है कोई,
दोनों जिस काइनेटिक एनर्जी पर आए और कोलिजन के बाद उसी काइनेटिक एनर्जी पे वापस चले गए, तो इनमें क्या होगा, आपका इलास्टिक कोलिजन होगा, इसमें आपका बिल्कुल भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। एक हॉर्स पावर आपके किसके इक्वल होता है, एक हॉर्स पावर जो होता है आपके 746 वॉट, 746 वॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकते हैं कि एक हॉर्स पावर की यूनिट क्या होती है, तो आप उसको वॉट में कन्वर्ट करोगे तो 746 वॉट के आसपास होता है वो। द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, किलो वॉट आवर। किलो वॉट आवर का मतलब क्या है, किलो का मतलब क्या होता है, 1000, 1000 वॉट। आपको मालूम है इसकी एसआई वॉट में ही होती है। और का क्या होता है, अगर मैं एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, हमारा तो सेकंड होता है ना, तो इसको हम 60 × 60, ये मिनट को कन्वर्ट करने के लिए, सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, अगर आप देखोगे 6 6 जा 36, 6 6 36, कितने जीरो बच गए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आप इसको राउंड फिगर करोगे तो क्या आएगा आपका पॉइंट में, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, 3.6 × 10⁶, ये होता है आपके किलो वॉट आवर का। बेसिकली अगर आप यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो न्यूमेरिकल में ये यूनिट रखी जाती है आपके, ठीक है। तो किलो वॉट आवर जो होता है, नॉर्मली आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी जो आपका कंजप्शन होता है उसको हम किलो वॉट आवर में ही नापते हैं, ठीक है, मेजर करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, किलो वॉट आवर। द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन इज नोन एज, देखो होता क्या है कि मान लो भाई कोई आपका ऑब्जेक्ट है, इसका वेलोसिटी v1 मान लो, इसका वेलोसिटी v2 मान लो, कोलिजन के बाद इसका वेलोसिटी चेंज होकर के क्या हो जाएगा, मान लो इसका v3 मान लो और इसका मान लो v4। तो बेसिकली कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद इनकी जो वेलोसिटी होती है, उनका जो हम रेशियो निकाले तो उस रेशियो को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये आप तब निकालते हो जब आपको रेट ऑफ काइनेटिक, मतलब आपको काइनेटिक एनर्जी का चेंज पता करना होता है कि पहले काइनेटिक एनर्जी कितना था, बाद में कितना है, तो दोनों का आपका निकालना पड़ेगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, तब जा करके आपका फाइनलाइज फॉर्मूला करके निकलेगा, ठीक है। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द, देखो वर्क डन जो होता है वो डिपेंड नहीं करता आपके किस पे, वो डिपेंड नहीं करता आपके इनिशियल वेलोसिटी पे। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है आपका मास इनटू में एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन में टाइम, v माइनस यू अपॉन में टाइम। मेन जो आपका डिपेंड करता है, मेन डिपेंड करता है आपका फाइनल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी है वो मेनली आपके डिपेंड नहीं करता, मेनली डिपेंड करता है कि आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो आप बड़े वेलोसिटी से या मतलब बाद की वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करोगे तब जाकर के आपका एक्सेलरेशन निकलेगा, उसके बाद आपका फोर्स निकलेगा, फिर आप डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करोगे डिस्प्लेसमेंट से, तब आपका वर्क डन निकलेगा। तो वर्क डन कभी भी आपके इनिशियल वेलोसिटी पर, इनिशियल वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, इस चीज का भी ध्यान रखना आप। फॉर अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज, देखो मैंने आपको बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट आपके आकर के कोलॉइड करते हैं, कोलॉइड करने के बाद वापस आपके दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो उन दोनों का, ठीक है, इसमें होगा क्या, अगर मैं इस फॉर्मूले से बताऊं, इस फॉर्मूले में आपका क्या लगेगा, v1 माइनस v2 और v3 माइनस v4, इनका जो वैल्यू आना चाहिए, इनका वैल्यू 1 आना चाहिए। इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है कि जिस वेलोसिटी से, जिस काइनेटिक एनर्जी से वो आता है, उसी काइनेटिक एनर्जी से वो वापस चला जाता है, सेम काइनेटिक एनर्जी, उसमें लॉस नहीं होता काइनेटिक एनर्जी का। प्योर इलास्टिक कोलिजन में आपकी काइनेटिक एनर्जी का बिल्कुल भी लॉस नहीं होता, क्योंकि उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती और मास भी चेंज नहीं होता, तो आपका काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहता है। अगर मैं सभी के वेलोसिटी को रेट निकाल करके उसको मैं डिवाइड कर दूंगा उनके अलग से वेलोसिटी से आफ्टर और बिफोर कोलिजन का, तो उसका वैल्यू आना चाहिए 1, 1 आएगा, इसका मतलब आपका जो कोलिजन हुआ, कैसा कोलिजन हुआ है, बेसिकली वो हुआ है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो अगर आप कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, अगर आपको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन दे रखा है तो ई की वैल्यू आप अपने आप ही आप ले लोगे 1, ठीक है। ई क्या है आपका यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। A body is thrown vertically upwards and then falls back on the ground. Its potential energy is maximum. मतलब मान लो मैंने कोई
ग्राउंड से बॉल को ऊपर फेंकी, बॉल को ऊपर फेंका। अब इस बॉल में मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब लगेगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब लगेगी? देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने हाइट या अपने पोजीशन, अपने हाइट या अपने पोजीशन के वर्च्यू की वजह से उसमें जो एनर्जी पोजेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो आपका अगर मैं ऊपर फेंके तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका मास होगा इसका, कुछ कुछ ग्रेविटी इसको नीचे खींचेगी और कितना डिस्टेंस ऊपर गया है वो क्या होगा आपका, पोटेंशियल एनर्जी mgh। ठीक है, इस कंडीशन में h की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, h की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी। तो आपका सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी कब होगा, देखो मास तो आपका कांस्टेंट है, ग्रेविटी भी आपका कांस्टेंट है, आपका वैरी क्या कर रहा है, आपका वैरी कर रहा है हाइट, मतलब आपका पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली किसी प्रोपोर्शनल है, सीधा हाइट के प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा हाइट होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आप बोल सकते हो कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कब होगी, जब उसकी हाइट क्या होगी, मैक्सिमम। अगर हाइट मैक्सिमम है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा आपका, मैक्सिमम ही होगा। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज, अब देखो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी कैसे यूनिट क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। आपका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाता है आपका मैकेनिकल एनर्जी। लेकिन एक बात देखो, आपके लास्ट में क्या लिखा है, बस वो देखो लास्ट में लिखा हुआ है आपके एनर्जी। कोई भी एनर्जी आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर लास्ट में एनर्जी लिखा है तो उसका यूनिट क्या होगा, हमेशा जूल ही होगा। एनर्जी कैसे यूनिट क्या होती है आपकी, जूल ही होती है। तो बेसिकली किसी भी टाइप का एनर्जी, चाहे काइनेटिक है या पोटेंशियल है या स्टोर्ड एनर्जी है या इलास्टिक एनर्जी है, कैसी भी एनर्जी, उन सभी का क्या होगा, जूल होगा। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन अ कोलिजन बिटवीन पार्टिकल्स कैन बी अंडरस्टूड ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा अब बोल रहे कि कोलिजन के टाइम पे, कोलिजन के टाइम पे हम मोमेंटम देखते हैं ना, आपने देखा होगा मोमेंटम ऑफ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है आपका, जैसा आपने सुना होगा P1 प्लस P2 इज इक्वल टू M1 V1। मतलब अगर आप देखोगे आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि कोई मान लो कोई बच्चा है वो भागते हुए आ रहा है और वो किसी स्केट बोर्ड पे या किसी कार्ट में जो फ्रिक्शन, जिसमें फ्रिक्शनलेस व्हील लगे होते हैं, आपके ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कोई बच्चा भागते हुए आ रहा है अब वो फ्रिक्शनलेस व्हील पे किसी कार्ट पे या किसी स्केट बोर्ड पे कूद जाता है, तो बताओ उस बच्चे का मोमेंटम कितना होता है, वहां पर आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बच्चा जो भाग रहा था उसका मास तो चेंज होगा नहीं, हाँ वेलोसिटी चेंज हो सकती है। ठीक है, अब वो जाते रेस्ट, एक आपका या तो कार्ट रेस्ट पे होगा या आपका स्केटबोर्ड रेस्ट पे होगा, वहां पर कूद जाएगा, तो वो अपना मोमेंटम शिफ्ट किस में कर देगा, उस कार्ट में या उस स्केटबोर्ड में। उस कंडीशन पे आपका जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या बनता है, आपका बनेगा m1 v1 प्लस m2 v2। अब कंजर्वेशन होने के बाद आपका क्या बनता है mb, ये होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। p1 प्लस p2 इज इक्वल टू mb। ठीक है, ये क्या होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट है द एनर्जी ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रिक चार्जेस इज कॉल्ड, अच्छा मान लो आपके दो चार्ज है, एक है आपका Q1 एक है आपका Q2, इनके बीच में डिस्टेंस है r। अब जो इनके बीच में इंटरेक्शन हुआ, इनके बीच में जो इंटरेक्शन होगा इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली उसको हम बोलते तो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इनके गैप की वजह से बीच में, क्योंकि गैप में अगर इनके बीच में गैप है r है तो इनके बीच में कोई ना कोई एनर्जी लगेगा, अगर ये ज्यादा क्लोज ला जाएंगे तब। उस कंडीशन में आपका फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन में r²। यहाँ पर आपके k की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में 4 पाई परमिटिविटी। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है आपका Q1 Q2 अपॉन में r²। तो इसकी वैल्यू याद रखना। ठीक है, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प कर सकता है आपका जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है। नेक्स्ट है द ऑब्जेक्ट गेट्स डिस्प्लेस्ड अलोंग द डायरेक्शन परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। अब मान लो कि हमने फोर्स लगाया लेकिन वो फोर्स जो है ना वो अप्लाई ही नहीं हुआ। अप्लाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने जहां फोर्स लगाया उसके परपेंडिकुलर लग रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं, एक कूली होता है, मान लो कूली है। ठीक है, कूली ने अपने सर पे रखा हुआ है वजन, कोई बैग रखा हुआ है मान लो, अब उस बैग को वो ऐसे लेकर के जा रहा है। ठीक है, ऐसे लेकर के जा रहा है, अगर आप देखोगे वो बैग जो है, बैग का जो, अब मैं कह सकता हूँ बैग तो उसके सर पे रेस्ट में ही होगा ना, बैग उसके सर पे रेस्ट में ही होगा,
लेकिन मान लो वो कूली अगर किसी बैग को एक आपके बैग में व्हील्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे करके पुल करता, अगर पुल करता तो उसके साथ साथ जाता, मतलब वो उस टाइम पे वर्क हो रहा है, क्योंकि वर्क उस पर 90 डिग्री नहीं हो रहा, किसी कोई ना कोई एंगल होगा आपका, लेकिन क्योंकि वो आपके सर पे रखा हुआ है, वो उसके सर पे रखा हुआ है सामान, तो वो कहीं ना कहीं रेस्ट में होगा वो, ठीक है। तो उसमें अगर किसी कूली के सर पे कोई बैग रखा है, तो ये तो आपके रेस्ट में है, रेस्ट, ठीक है। तो क्या यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा। अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा, भले ही आप 100 न्यूटन फोर्स लगा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका वर्क कैसा होगा, वर्क होगा आपका जीरो। जीरो वर्क क्यों होगा, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, वो रेस्ट में है, डिस्प्लेसमेंट भी कैसा होगा आपका जीरो, ठीक है। तो कोई भी अगर आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स देखो, कोई कूली लेकर के जा रहा है सामान इस डायरेक्शन में, और फोर्स कहाँ लग रहा है आपके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ, तो ऑब्वियसली है इस कंडीशन में आपका वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। अच्छा, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, किसी भी प्रोडक्ट का चार्ज, ठीक है, मतलब चार्ज का प्रोडक्ट, और वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके स्क्वायर, किसके स्क्वायर, डिस्टेंस के स्क्वायर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में भी आपका यही होता है कि आपका मान लो Q1 चार्ज है और Q2 चार्ज है, इनका प्रोडक्ट और इनके बीच का डिस्टेंस है R, इसका R स्क्वायर, ये क्या कहलाता है आपका कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। सेम वही, आप कांस्टेंट हटाओगे तो कांस्टेंट की वैल्यू लगाओगे, तो उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ए चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स लाइटर न्यूट्रल बॉडी। अच्छा, मान लो कि एक चार्ज बॉडी है, एक बहुत बड़ी चार्ज बॉडी है, मतलब मान लो इस पे माइनस माइनस का साइन है, मतलब माइनस माइनस चार्ज बॉडी, बहुत ही ज्यादा बड़ी बॉडी है, इसके साइड में ना एक छोटी सी न्यूट्रल बॉडी है, छोटी सी न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। लेकिन देखो, क्योंकि ये आपका चार्ज जो है बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, जो कि क्या काम करता है, आपकी जो न्यूट्रल बॉडी होती है ना, इसके चार्ज को ना डिफरेंशिएट कर देता है। जैसे आपका ज्यादा नेगेटिव चार्ज है तो किसको अट्रैक्ट करेगा, वो न्यूट्रल का पॉजिटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव अलग हो जाएगा, तो ये आपके नेगेटिव के बगल में क्या आएगा आपका पॉजिटिव, और इस तरफ का डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा आपका नेगेटिव, क्योंकि आपका न्यूट्रल चार्ज है ना, जितना ज्यादा पहुंचेगा उतना ज्यादा आपका नेगेटिव भी होगा। तो बेसिकली होता क्या कि अगर मेरे पास बहुत बड़ा चार्ज है, कोई बहुत बड़ा चार्ज है, उसके बगल में अगर मैं किसी भी न्यूट्रल चार्ज को डालता हूं, तो ये जबरदस्ती इसके चार्ज को ना डिफरेंशिएट करवा देगा पॉजिटिव और नेगेटिव में। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आपने देखा होगा कभी कभी कि कोई इंसान अगर बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मर के पास खड़े होकर बात करता है ना, तो आपके फोन में जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल चार्ज होता है, कहीं ना कहीं आपके ट्रांसफॉर्मर पे या तो बहुत ज्यादा हैवी पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो वो क्या काम करता है, कभी कभार उस फोन के सिग्नल खराब कर देता है या फोन को अट्रैक्ट भी कर लेता है। वो किसकी वजह से करता है, आपके क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की वजह से ही करता है, ठीक है। तो इसमें आपके चार्ज होते डिस्ट्रीब्यूट हो जाते पॉजिटिव और नेगेटिव में, क्योंकि आपके हैवीली चार्ज बगल में होते हैं। ड्यूरिंग एनी प्रोसेस द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स। मान लो किसी प्रोसेस के टाइम पे जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, आइसोलेटेड सिस्टम, इसमें वर्ड क्या लिखा हुआ है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है कि कोई भी चीज अंदर से बाहर नहीं जाएगी और बाहर से अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब जितना भी आपका रिएक्शन हो रहा है सब बेसिकली हम चेम्बर्स में देखते हैं, आपके न्यूक्लियर चेम्बर्स जो होते हैं ना, उसके अंदर जितने भी आपके रिएक्शंस होते हैं ना, तो उसकी एनर्जी बाहर जाती है ना बाहर से कोई एनर्जी अंदर आती है, तो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। उस कंडीशन में आपका जो एनर्जी होगा, कोई भी आपका इलेक्ट्रिकल चार्ज होगा, ये कैसा होगा आपका कांस्टेंट होगा, ना तो एक चार्ज बाहर जाएगा ना कोई चार्ज अंदर आएगा, ठीक है। द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ड्यू टू चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस्ड। अच्छा, आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपका कोई डायरेक्ट करंट वाला बैटरी है, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप उसका वो एरिया जहां पर, आपने कभी ये फील करा है, आपने एक एक्सपेरिमेंट करा होगा बचपन में कि आपके पास ना छोटे पीसेज है पेपर के, आपने स्केल लिया और अपने हेड पे बहुत ज्यादा
फ्रिक्शन करा, जिसकी वजह से उस पर ना कुछ चार्ज होते हैं एक्यूमुलेट हो जाते हैं फ्रिक्शन करने की वजह से। अब देखो उसमें जो आपके पेजेस है, पेजेस के जो पीसेस है वो आपके कैसे है, वो बिल्कुल रेस्ट में है। अब आपके जैसे आप फ्रिक्शन करते रहते हो यहाँ पर ना आपके चार्ज जो होते हैं सरफेस पे वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं, लेकिन वो चार्ज कैसे होता है आपके स्टैटिक मोशन में, मतलब इसमें इस पे कौन सा चार्ज इस पे एक्यूमुलेट हुआ, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। अगर मैं वो चार्ज लेकर के पेपर ऑफ पीसेस के पास जाऊंगा तो वो उसको अट्रैक्ट कर लेगा। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ऐसा चार्ज, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में फोर्स में होता है, अट्रैक्शन का रिपल्शन का जो एक्सपीरियंस हो पाए, जैसे पीसेस ऑफ पेपर है वो एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं ना उस चार्ज को, अट्रैक्शन या रिपल्शन, बेसिकली अट्रैक्शन फील करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है कि नॉर्मली अगर आप देखो ये स्केल है, इस पे चार्ज एक्यूमुलेट हो गया और ये आपका न्यूट्रल पीस ऑफ पेपर है। अगर आप ज़्यादा पास ले जाते हो इसको तो ऑब्वियसली ये इसको क्वांटाइज कर देगा और इसको अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे चार्ज जहां पर ये फील हो पा रहा है, अट्रैक्शन या रिपल्शन जो फील हो पा रहा है, ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन ये मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहा हूँ क्योंकि आपके स्केल पे जो चार्जेस आएंगे वो ठहरे हुए चार्ज आएंगे, स्टैटिक चार्ज आएंगे, इसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। The amount of work done in bringing a unit positive charge without any acceleration from infinity to that point। अच्छा कि अगर हम किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, चार्ज कैसा आपका यूनिट पॉजिटिव है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव, अगर हम बिना किसी एक्सेलरेशन के उसको हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वो क्या कहलाता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब देखो इसमें कंडीशन है कि आपके बिना एक्सेलरेशन के, अगर एक्सेलरेशन होगा तो उसको वर्क करना पड़ जाएगा ज्यादा, अगर वर्क करना पड़ेगा तो कुछ ना कुछ उसका एम्पियर या करंट जो होगा लॉस होगा ही होगा, ठीक है। अगर मुझे इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर आपके चार्ज को लाना है बिना एक्सेलरेशन के तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लेकिन आपका चार्ज कैसा होना चाहिए, आपका चार्ज होना चाहिए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग थ्रू दैट एरिया। मान लो कि आपकी स्पेसिफिक एरिया है, कोई सरफेस है, ठीक है, यहां से कितने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से होकर के जा रहा है, इस सरफेस से होकर के, वो हम क्या बोलते हैं उसको, उसका फ्लक्स। उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है बेसिकली क्या होता है कि कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसके सरफेस से आपके कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है परपेंडिकुलर क्रॉस करे, कितने परपेंडिकुलर क्रॉस करे, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका फ्लक्स। आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स भी होता है बेसिकली। तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी आपका यही होता है कि कितने आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है आपके उस सरफेस, उस पर्टिकुलर एरिया से ना परपेंडिकुलर जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। लेकिन इस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, उसका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, जो हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, सम स्मॉल डिस्टेंस। देखो आपका एक चार्ज होता है, लेकिन चार्ज कैसा होना चाहिए आपका अपोजिट, एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, इनके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए ना कुछ स्मॉल डिस्टेंस होता है, स्मॉल डिस्टेंस। जैसे आपने नाम सुना होगा टॉर्क का। टॉर्क आपका क्या होता है, बेसिकली आपका परपेंडिकुलर फोर्स इनटू में डिस्टेंस होता है। जैसे आपने देखा कि आप कैप लगाते हो किसी का भी तो आप क्लॉकवाइज लगाते हो तब वो आपका नीचे की तरफ जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज करते हो तो ऊपर की तरफ खुलता है, तो वो आपका एक तरह से एक तरह से टॉर्क ही है। जैसे आप कोई स्क्रू को टाइट करते हो आप किसी भी रिंच से, तो वो भी आप एक टॉर्क ही लगा रहे हो, परपेंडिकुलर फोर्स इनटू में डिस्टेंस। सेम आप कह सकते हो कि आपके जो डायपोल होते हैं ना, डायपोल में आपका एक स्मॉल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही होते हैं, दोनों, इनके बीच में स्मॉल डिस्टेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं 2l, ठीक है। अगर कोई भी आपके दो स्मॉल चार्जेस और एक छोटे डिस्टेंस से आपके सेपरेटेड होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसमें आप इसके मोशन भी देखोगे, मूवमेंट भी देखोगे बेसिकली, तो इसको नॉर्मली आप क्या देख सकते हो, डायग्राम को इलेक्ट्रिक डायपोल बोल सकते हो। द मटीरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो इजिली। देखो ऐसे मटीरियल्स, मान लो ये कोई आपके मटीरियल है,
इसमें आपके चार्ज इजीली फ्लो कर सकते हैं, इजीली फ्लो कर सकते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर के अंदर ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी दूं ताकि इसमें इलेक्ट्रॉन आपका फ्लो कर पाए, आपको मालूम है अगर मैं इसमें कोई भी वायरिंग नहीं करूंगा, इसको मैं बैटरी किसी से कनेक्ट नहीं करूंगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आपके रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही मान लो मैंने इस डायरेक्शन में करंट दिया, ठीक है, आपके इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट क्या हो जाएगी, आपके करंट की अपोजिट डायरेक्शन में होती है, आपको मालूम है करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और आपके इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या होगी इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपके किसी भी मटेरियल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो तभी आप अपने अंदर से वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने दे पाएगा, वरना नहीं देगा। ठीक है, तो उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर में अगर मैं बात करूं सबसे आपका बेस्ट कंडक्टर जो होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, सिल्वर होता है, सिल्वर। लेकिन लोग सिल्वर नहीं लगाते, लोग कॉपर की वायर्स लगाते नॉर्मली, क्योंकि सिल्वर जो है बहुत ही ज्यादा महंगा पड़ सकता है, इसलिए हम सिल्वर की वायर नॉर्मली नहीं लगाते, हम कॉपर की वायर यूज करते हैं। इट इज ए डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। आपका डिवाइस होता है जो कि आपके किसको स्टोर करता है, बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी को आपने देखा होगा कि कैपेसिटेंस जो होता है वो आपके कहीं ना कहीं पैरेलल और रेजिस्टेंस ये भी आपके पाए जाते हैं पैरेलल और सीरीज में, जैसे कि आपका रेजिस्टेंस पाया जाता है। लेकिन इसका फॉर्मूला जो होता है रेजिस्टेंस के मुकाबले अपोजिट हो जाता है, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज में चलते हैं आपके R1 प्लस R2 प्लस R3, इसमें कैपेसिटेंस में उल्टा हो जाता है, वो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कर हो गया। तो कैपेसिटर आपका एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि आपके चार्जेस को स्टोर करके रखता है, कैपेसिटर। ठीक है, an electric current whose magnitude and direction do not change with the time is called direct current। अब देखो अगर मैं डायरेक्ट करंट की बात करूं, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, मान लो आपके डायरेक्ट करंट की मूवमेंट जो है ना एक ही डायरेक्शन में होती है, वो नीचे की तरफ नहीं जाता। अगर ये नीचे की तरफ जाएगा ऐसे तो ये आपका ऑल्टरनेट करंट बन जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है, डायरेक्ट करंट में क्या होता है बेसिकली, ये आपके डायरेक्ट करंट में जो इनकी मूवमेंट होती है एम्पलीट्यूड जो होता है वो एक ही डायरेक्शन में बनता है, ऐसे ऐसे। आपने रेक्टिफायर में सुना होगा हाफ वेव रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। उस कंडीशन में जो आपके हाफ वेव रेक्टिफायर होते हैं, जैसे मान लो आपका ये ऑल्टरनेटिंग करंट है, प्लस माइनस, इस कंडीशन में वो आपके हाफ साइकिल क्या काम करता है रेक्टिफायर, वो जितने भी आपके ऑल्टरनेटिंग करंट के नीचे वाला डायरेक्शन है ना उसको काट देगा। तो आपका कैसे बनेगा, ऐसे प्लस, ये वाला गैप छूट जाएगा, फिर दूसरा क्या बनेगा आपका प्लस। ये होता है आपका हाफ वेव साइकिल। लेकिन फुल वेव साइकिल में क्या होता है, फुल वेव साइकिल में आप कैसे बनेगा फुल वेव साइकिल में, लेकिन अगर आप देखोगे इस करंट की इसकी जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन भी एक है और इसकी लोकेशन भी एक है, तो इस कंडीशन में जो आपका मोशन होता है करंट का उसको हम क्या बोलते हैं, उस करंट को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट बेसिकली आपके कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपके नॉर्मल बैटरी से, सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करें तो आपको एक रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा। आपको मालूम है कि आपके घर में जो प्लग्स वगैरह होते हैं उनमें ना बेसिकली ऑल्टरनेटिंग करंट ही चलता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। लेकिन आपके चार्जर वगैरह जो होते हैं ना, जो कि आपके फोन की बैटरी को चार्ज करता है, उस चार्जर में आपका रेक्टिफायर लगा हुआ होता है जो कि आपके ऑल्टरनेटिंग करंट को किस में कन्वर्ट कर देता है, बेसिकली डायरेक्ट करंट में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। The electric field gives a constant velocity to free electrons along the length of the wire. This velocity is called, देखो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, सेम मैं वही कह रहा हूँ कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने से पहले आपके कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना रेंडमली मूव करते। ठीक है, लेकिन जैसे ही उसमें इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई होती है तो उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना उनकी मूवमेंट एक स्पेसिफिक होने लग जाती है, स्पेसिफिक मूवमेंट होती है। तो ये एवरेज वेलोसिटी प्रोवाइड कौन करता है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। उस एवरेज वेलोसिटी, वो एवरेज वेलोसिटी जो करंट प्रोड्यूस करता है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए, अपने फ्री इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये आपका VD से इंडिकेट होता है।
इन हीटिंग इक्विपमेंट्स, हीटर, गीजर, इलेक्ट्रिक प्रेस, द कॉइल्स आर मेड अप ऑफ, देखो आपके आयरन है, आपका गीजर है, आपके हीटिंग एलिमेंट है, उसके अंदर जो आपके मटेरियल्स लगा होते हैं, कौन लगा होता है बेसिकली, वो लगा होता है निक्रोम का, इसको लोग नाइक्रोम भी बोलते हैं, निक्रोम भी बोलते हैं। होता क्या है, निक्रोम की रेजिस्टिविटी, निक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होता है, बहुत ही ज्यादा हाई, ठीक है। अगर आप इसको करंट देते रहोगे ना तो इसके अंदर ऐसा मटेरियल होता है कि वो ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से वो गर्म होता रहता है, हीटिंग एलिमेंट। आपके निक्रोम की रेजिस्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही बहुत ज्यादा होता है, ना तो जल्दी ये मेल्ट होगा, ना जल्दी इसमें रेजिस्टेंस ड्रॉप होगा। इसका मतलब जैसे मैं इसमें टेम्परेचर, जैसे मैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी देता रहूंगा देता रहूंगा देता रहूंगा, निक्रोम जो है वो आपका, उसका टेम्परेचर हाई होता रहेगा, हाई होता रहेगा, हाई होता रहेगा, और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से ये मेलिएबल नहीं होता जल्दी। किसी भी आपने देखा होगा आयरन में, गीजर में, निक्रोम जो होता है जल्दी वो मेल्ट नहीं होता, क्योंकि इसका मेल्टिंग और इसका रेजिस्टेंस और मेल्टिंग दोनों ही बहुत ज्यादा हाई होता है, इसलिए इसको हम यूज करते एज ए हीटिंग एलिमेंट। फ्यूज वायर इज मेड अप ऑफ मिक्स्ड कंडक्टर। फ्यूज वायर आपका किससे मिलकर के बना होता है, ये आपका 63% टिन और 37% आपका लेड से मिलकर के बना होता है फ्यूज। आपको मालूम है फ्यूज हमेशा ना सीरीज में लगाया जाता है। अगर मान लो अगर मैं फ्यूज को पैरेलली लगाता तो क्या होता, अगर मैं फ्यूज को पैरेलली लगाता तो हो सकता था कि मेरे एक सॉकेट में करंट जा रहा है, ठीक है, और दूसरे सॉकेट में फ्यूज की वजह से टूट गया क्योंकि वहां पे ओवरलोड हो चुका है, लेकिन उसकी वजह से अगर ओवरलोड करंट होता तो मेरे पहले सॉकेट में आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए मैं सीरीज में लगाता हूँ फ्यूज को कि ताकि पहला ही फ्यूज टूट जाए और किसी भी मेरे सॉकेट में करंट ना आ जाए, ओवरलोड ना आ जाए। अगर ओवरलोड जाएगा तो आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो फ्यूज आपके हमेशा सीरीज में लगाए जाते हैं, इस चीज़ का ध्यान देना, कभी भी इसको पैरेलली मत लगाना। अगर आप पैरेलल लगाओगे तो सिर्फ आपका एक ही सॉकेट होगा उसी में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, लेकिन बाकी में जाएगी और आग लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे आपके। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स देयर रेजिस्टेंस, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि मान लो आपका कोई इलेक्ट्रोलाइट है, आपके Na+Cl-, ठीक है। अगर मैं जैसे ही इसमें इसमें मैं हीट देता हूँ, फ्लेम देता हूँ, ठीक है, फ्लेम देता हूँ, तो आपके ऑब्वियसली है अगर मैं इसमें हीट दूंगा तो आपके जो इलेक्ट्रोलाइट्स है इनकी मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगी। है तो ये आयंस ना, है तो चार्ज ही ना, ये आयंस या चार्ज बोल लो अब, है तो ये आयंस, तो आयंस की मूवमेंट बहुत तेज हो जाएगी। अगर आयंस की मूवमेंट तेज होगी, अगर आपके आयंस की मूवमेंट तेज होगी तो आपका क्या तेज होगा, आपका इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे मेरा इलेक्ट्रिसिटी भी ज्यादा हो गया, करंट भी ज्यादा हो गया, ठीक है, करंट भी क्या हो गया मेरा ज्यादा हो गया, आई ज्यादा हो गया। लेकिन कम क्या होगा आपके, कम क्या होगा, अगर मैं देखूंगा अगर मैं टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहा हूं तो आपका उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में अगर आप देखोगे यहाँ पर थोड़ा बहुत करंट भी बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स की मूवमेंट भी अच्छी खासी होगी, लेकिन इसमें आपका एक और चीज बढ़ता है, इसमें आपको बढ़ता है रेजिस्टेंस भी। अब रेजिस्टेंस कैसे बढ़ेगा, इसमें आप देखो कभी आपके Na+ में टकरा गए, Cl में टकरा गए, तो इसमें आपका रेजिस्टेंस बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे आपका थोड़ा बहुत करंट भी बढ़ सकता है और आपका रेजिस्टेंस भी बढ़ सकता है, किसमें, लेकिन खाली इलेक्ट्रोलाइट्स में। जबकि नॉर्मल कंडक्टर्स में ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रोलाइट्स में हो सकता है क्योंकि वहां पर आपके आयंस की फॉर्म में वहां पर फ्लोट कर रहे होते हैं आपके, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑन दिस टाइप ऑफ सेल केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन से टाइप ऑफ सेल में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आपने नाम सुना होगा डैनियल सेल का या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का नाम सुना होगा आपने। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन चलता है, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो जिंक का आयन है Zn2+, आपका 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये आपके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, बल्ब जलता है, वो कॉपर के पास जाता है। इसका मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपका केमिकल एनर्जी जो है, केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रहा है, आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो इसको हम कौन से सेल के नाम से जानते हैं, इनको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के नाम से जानते हैं, या इनको हम डैनियल सेल के नाम से भी जानते हैं, डैनियल सेल, ठीक है। डैनियल सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनका आप नाम याद रखना कि इसमें जो कन्वर्जन होता है, कन्वर्जन जो होता है, केमिकल एनर्जी क्या होता है इसमें, केमिकल क्या होता है इसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं आपके,
इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, वही आपके कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट। देखो अगर हम देखोगे तो जिंक 2+, Zn2+, वो आपके 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज, जैसे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी इस वायर में, आपका क्या होगा, बल्ब जल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जैसे आपका बल्ब जल जाएगा तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। तो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुई है, वो हुई आपके जिंक 2+ की वजह से। तो केमिकल की वजह से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, तो सेल को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। The energy given by cell in the flow of unit charge in whole circuit is called। अच्छा, आपका ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का जो ईएमएफ होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसको क्या बोला गया, द एनर्जी गिवन बाय द सेल, एनर्जी जो कि आपका सेल गिव कर रहा है इन द फ्लो ऑफ यूनिट चार्ज इन द होल सर्किट। मान लो आपका एक सेल है, ये आपका सर्किट है, इसने एक चार्ज को रिलीज करा। अब ये एक यूनिट चार्ज पूरा आपके एक सर्किट में घूम करके वापस आ गया इसमें। तो एक यूनिट चार्ज को पूरे सर्किट में घुमाने के लिए जो कि आपका एनर्जी देगा, एक सेल आपका एनर्जी प्रोवाइड करेगा, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, ईएमएफ या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफ द सेल इनसाइड कॉल्ड द। अच्छा देखो, अब इस सेल के अंदर अगर मैं डैनियल सेल की बात करूं, दोबारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूं, तो उसमें आपके इलेक्ट्रोलाइट्स जो है, इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से भी तो रेजिस्टेंस आ रहा है ना। जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, जो यहाँ पे रेजिस्टेंस होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, उनको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। उनको हम क्या बोलेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर मान लो आपको कोई सर्किट है, इस सर्किट में आपका 10 ओम तो रेजिस्टेंस ही है, और मान लो 0.1 ओम आपका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो आप टोटल रेजिस्टेंस कैसे काउंट करोगे, एक तो सर्किट का 10 ओम और एक आपका बैटरी का 0.1 ओम। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ तो आपका टोटल रेजिस्टेंस जो होगा आपका 10.1 ओम होगा, क्योंकि आप उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस भी काउंट करोगे जो कि बैटरी में या सेल में इलेक्ट्रोलाइट्स ऑफर करते हैं आपके। इट इज अ वेरिएबल रजिस्टर विच इज यूज टू कंट्रोल करंट इन द सर्किट। सर्किट में करंट को यूज करने के मतलब करंट को कंट्रोल करने के लिए आपका ना एक वेरिएबल रजिस्टर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रियोस्टेट बोलते हैं, रियोस्टेट। ये आपके कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज़्यादा यूज होता है। बेसिकली आपके करंट के फ्लो को अगर आप रेजिस्टेंस ज़्यादा कर दोगे तो करंट का फ्लो कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही अगर आप बेसिकली रेजिस्टेंस कम कर दोगे तो करंट का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। वो कौन कंट्रोल करता है, आपका रेजिस्टेंस को कंट्रोल कौन करता है, आपका रियोस्टेट। अच्छा, नेक्स्ट है आपका द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोइलेक्ट्रिसिटी एंड दिस इफेक्ट इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, ऐसा फिनोमेना इसमें आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हो, किसके हेल्प से, हीट के हेल्प से, उसको हम बोलते हैं थर्मो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, इस इफेक्ट को बोला जाता है आपका थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किटिंग द करंट फ्लोइंग इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। देखो, जब शॉर्ट सर्किट होता है, मान लो कि किसी में ओवरलोड हो गया, बहुत ज्यादा ओवरलोड हो गया, तो अगर उसमें से क्या होता है, फ्यूज होता है, फ्यूज टूट जाता है। फ्यूज जैसे ही टूट जाता है वो क्या काम करता है, उस सर्किट में करंट को बिल्कुल खत्म ही कर देता है अचानक से। तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट जो है कैसे खत्म होता है, बिल्कुल रिड्यूसेस सबस्टेंशियली। सबस्टेंशियली का मतलब है कि बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी, आपका बहुत जल्दी का है करंट जो खत्म हो जाता है किसी भी सर्किट से। क्यों, अगर खत्म नहीं होगा तो ओवरलोड की वजह से आपके जो बेसिकली सॉकेट्स होते हैं वो जलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसीलिए फ्यूज के टूटने की वजह से आपके बेसिकली जो सर्किट होते हैं वो बहुत जल्दी उसमें से करंट रिड्यूस हो जाता है, बहुत ही जल्दी। द करंट आई, वोल्टेज वी, प्लॉट ऑफ सर्टेन। अगर आप देखोगे जैसे ही मेरा करंट बढ़ रहा है मेरा वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है वोल्टेज भी बढ़ रहा है। तो आप देखोगे आपका एक फॉर्मूला था जिसको हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू क्या होता है आपका आई आर। वोल्टेज जो है आपके किसी भी सर्किट में वो किस पे डिपेंड करता है कि कितना करंट उसमें फ्लो हो रहा है। अगर आपका करंट ज्यादा है, देखो वोल्टेज जो होता है आपके करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका करंट बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज भी बढ़ेगा, इसमें वही तो हो रहा है, हमारा करंट बढ़ रहा है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है वोल्टेज बढ़ रहा है।
इसका मतलब इसमें V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, R के, मतलब V है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आपके I के प्रोपोर्शनल है। इसको हम क्या बोलते हैं, आपके ओम्स लॉ बोलते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, ओम्स लॉ। नेक्स्ट है ओम्स लॉ कैन आल्सो बी टेकन एज अ स्टेटमेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहाँ पे इसमें एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है आपके ओम्स लॉ में, बेसिकली होता क्या है कि आपका जितना भी वोल्टेज बढ़ता है वो कैसे बढ़ता है, जब तक आपका करंट नहीं बढ़ता, करंट बढ़ता है फिर वोल्टेज भी बढ़ता है, लेकिन आपके इसके साथ साथ एक क्या होता है, एक रेजिस्टेंस भी तो होता है, रेजिस्टेंस जो किसकी वैल्यू कम करता है, आपके करंट की वैल्यू कम करता है। तो जिसकी वजह से ऑल ओवर जितना भी आपका चार्ज होता है, जितना भी आपका इलेक्ट्रिसिटी होता है, वो कौन मेंटेन कर देता है, आपका रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ना तो आपके सर्किट में करंट बढ़ता है ना बहुत ही ज्यादा कम होता है, आपका मेंटेन रहता है। वो मेंटेन कौन करता है, आपका रेजिस्टेंस करता है। इसलिए ओम्स लॉ को हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं। ओम्स लॉ को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जान सकते हैं। बस आप ये याद रखना, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V जो होता है आपके I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इस चीज का ध्यान रखना। The magnetic field dB at point P due to small current element of length dl is given by। अच्छा आप देखो कि आपके पास ना एक वायर है, एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है आपका I। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा करंट एलिमेंट ले रहा हूँ, इसका नाम दे दिया मैंने dl, करंट एलिमेंट, छोटा सा करंट एलिमेंट, इसके पास करंट कितना है, स्मॉल I मान लो। एक पॉइंट है आपका, एक्सटर्नल पॉइंट है P। अब मुझे मालूम करना है कि मेरे इस करंट एलिमेंट से इस एक्सटर्नल पॉइंट P पर कितना मतलब मैग्नेटिक फील्ड जाएगा। तो इसका कितना मैग्नेटिक फील्ड जाएगा वो मैं किससे मेजर करूंगा, आपके किससे मेजर करूंगा, बेसिकली मैं वो मेजर करूंगा, आपके एक लॉ आता है उसको हम बोलते हैं बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ में आपका फॉर्मूला था ना, B इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा वाला, वो वाला फॉर्मूला लगता है इसमें आपका बायोट सेवर्ट लॉ। तो ये याद रखना कि हम हमारा करंट एलिमेंट कैसा है, करंट एलिमेंट है आपका स्मॉल करंट एलिमेंट, उसको हम रिप्रेजेंट करें हमने डीएल से। और आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, आपका स्मॉल मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, आप बोल सकते हो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है बार बार, तो उसको हमने डीबी से डिनोट कर दिया है। इस लॉ को क्या बोलते हैं, बायोट सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये आपके मैग्नेटिज्म से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय। देखो लॉरेंस फोर्स जो होता है ना आपके, लॉरेंस फोर्स, मान लो कि कोई आपका चार्ज है, प्लस है माइनस उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर ये आपके मैग्नेटिक फील्ड में भी जा रहा है बी और आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जा रहा है ई, तो ये कैसे बिहेव करेगा, आपका जो चार्ज होता है वो कैसे बिहेव करता है, दोनों ही आपके प्रोपोर्शन में। तो इस पर दोनों फोर्स लगेगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी लगेगा इस पर, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगेगा। इस फील्ड को हम क्या बोलते हैं, इस फील्ड को हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, लॉरेंस फोर्स, और इसका टोटल जो बेसिकली आप कह सकते हो, टोटल जो आपका एक्सप्रेशन आता है लॉरेंस फोर्स का वो कैसा आता है कि आप देखो आपका Q जो है, Q ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ जाकर के मल्टीप्लाई होगा, ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाकर भी मल्टीप्लाई होगा, तो टोटल फोर्स कितना होगा आपका। नेक्स्ट है वही आपका द फोर्स एक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड साइमल्टेनियसली, कितना फोर्स होगा, चार्ज को अगर एक बार आप इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मल्टीप्लाई कर दो और एक बार मैग्नेटिक फील्ड के साथ, आपका वही तो होता है क्यू वी बी साइन थीटा, अगर आपको याद होगा क्यू वी बी साइन थीटा, तो लास्ट में आपको क्या बनता है क्यू ई प्लस क्यू वी बी साइन थीटा, ये आपका फॉर्मूला बनता है किसका, लॉरेंस फोर्स का, लॉरेंस फोर्स। द इमेजिनरी लाइंस विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज, आपकी इमेजिनरी लाइन मान लो ये आपका नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, तो आपकी इमेजिनरी लाइन जो कि आपके नॉर्थ से कहाँ निकलता है, नॉर्थ से जाकर के आपके साउथ पे जाता है, ये नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो इमेजिनरी लाइंस होते हैं, इमेजिनरी लाइंस ये आपको एक्चुअल में नहीं दिखेंगे, इन इमेजिनरी लाइंस को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते, अगर मान लो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर मान लो ये फील्ड अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट है, इसका मतलब क्या है कि एक ही पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन है, एक ही पॉइंट पर आपके इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन है, जो कि आपके इम्पॉसिबल है, एक ही पॉइंट पर आपके दो डायरेक्शन कभी हो ही नहीं सकते, एक साथ कभी नहीं हो सकते। These substances when placed in an external magnetic field they acquire feeble magnetism,
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मान लो कि आपका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में था, ठीक है, इस डायरेक्शन में हमने कुछ सब्सटेंस डाला मैग्नेटिक फील्ड में, जिसकी वजह से उनके अंदर जो मैग्नेटिज्म आया ना वो मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट आया। मान लो इसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला मैंने, इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो आया इस डायरेक्शन में, फीबल मैग्नेटिज्म, और ज्यादा मैग्नेटिज्म भी नहीं आया, थोड़ा सा मैग्नेटिक मटेरियल आया, उसमें थोड़ा मैग्नेटिज्म का इफेक्ट आया। उन मटेरियल्स को मैं क्या बोलूंगा, जिन मटेरियल्स को जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड में डालूंगा और उनके अंदर थोड़ा सा फीबल मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस हो जाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो मटेरियल आपके कौन से होते हैं, ये मटेरियल होते हैं आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल इसमें फीबल मैग्नेटिज्म आता है किसी भी चार्ज को डालने पे, किसमें, आपके मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, उसका ध्यान रखना आप। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी सरफेस। जिसमें मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया था कि एक स्पेसिफिक एरिया से कितना आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रहे हैं, उसमें आप कह सकते हो कि स्पेसिफिक एरिया से कितना आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहे हैं, कितना आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा, आप पता कर सकते हो कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ, द डायरेक्शन of the induced EMF is such as to oppose the change in that causes it। अच्छा, आपने देखा है कि अगर आप कॉइल लोगे और कॉइल आप बहुत तेज चलाते हो, बहुत तेज मूव करते हो, उसके अंदर एक मैग्नेट डाल दिया आपने, अगर आप मैग्नेट बहुत तेज चलाते हो, अगर आप इस जिफ को देखोगे, जैसे ही ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो जैसे भी आपका आगे की डायरेक्शन में जाएगा तो आपके इस डायरेक्शन में गया, ठीक है, लेकिन जैसे मैंने इसको अपोजिट डायरेक्शन में करा, ठीक है, वो जैसे इसको मैंने अपोजिट डायरेक्शन में करा तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जैसे अगर मैं मैग्नेट को ऐसे मूव करता रहूंगा, जैसे इस मैग्नेट को मैं ऐसे मूव करता रहूंगा, तब तक तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, तब तक इसमें क्या प्रोड्यूस होगा, आपका ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। उसको क्या बोलते हैं बेसिकली, जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन की वजह से। लेकिन जैसे ही मैं इसको मूव करना बंद कर दूंगा तो इसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस है वो भी आपका खत्म हो जाएगा। अगर ईएमएफ जो प्रोड्यूस हुआ है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस हुआ है, वो खत्म कब हो जाएगा, आपके इस मैग्नेट को मूव करने से रोकने से। जैसे मैं मैग्नेट को आपका रोक दूंगा तो उसमें ईएमएफ जो प्रोड्यूस हो रहा था वो भी रुक जाएगा, इसका मतलब आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी उसमें जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो खुद है, अगर मैं इस मैग्नेट को हिला रहा हूं बार बार तब तक तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, लेकिन जैसे मैं इसको मूव करना बंद कर देता हूं तो इसका जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंडक्शन जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो खत्म हो जाता है आपका, ठीक है। तो वही लेंज लॉ क्या बोलता है कि जो भी आपका डायरेक्शन होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का, वो ऐसा होता है ताकि वो बार बार उसको जो चेंज कर रहा है, जैसे देखो मैं जैसे इस डायरेक्शन में चेंज, देखो जैसे मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा, जैसे मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो आपका इंड्यूस्ड जो होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। अगर मैं इस डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो आपकी इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होगा ये, वो मेरे डायरेक्शन को कैंसिल आउट करना चाहेगा ताकि वो भी आपका शांति से बैठ जाए। तो ये लॉ क्या बोलता है आपका, ये लॉ है कौन सा बेसिकली, ये लॉ है आपका लेंज लॉ। ये लॉ कौन सा आपका, लेंज लॉ, ठीक है। इसका नाम याद रखना कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होता है वो बार बार अपने जहां से सोर्स उसका आप कह सकते हो जहां से उसका सोर्स बनता है ना, अपने सोर्स को बार बार रोकना चाहता है। तो अगर इसका सोर्स रुक जाएगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ भी रुक जाएगा और वो भी आपका बार बार वेरी करना बंद कर देगा। इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लेंज लॉ बोलते हैं बेसिकली। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे फिजिक्स के। तो इसके साथ ही हम आज की क्लास ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लासेस में। जय हिंद।